नमस्ते नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है सभी प्यारे साथी एकदम बढ़िया होंगे, एकदम बेहतरीन होंगे और एकदम ज़बरदस्त होंगे। तो मैं भावना भाटी आप सभी प्यारे साथियों का स्वागत कर रही हूँ आपके अपने प्यारे से परिवार रोजगारविद अंकित में। आप सभी कैसे हैं? हालचाल तो आप सभी के बहुत बढ़िया होंगे और आप बाकी अपने हालचाल कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। बस मैं एक बार पानी पी लेती हूँ क्योंकि लगातार मेरी क्लास थी अभी यूट्यूब पर और जस्ट तुम्हारी क्लास है, तो बस मुझे 1 मिनट देंगे, तब तक आप अपना हालचाल बताएं। मैं बस पानी पी लेती हूँ। हाँ भाई, जल्दी से आ जाएंगे सभी बच्चे और फिर हम अपनी क्लास को शुरू कर रहे हैं। चलिए, मैं सभी का कमेंट देख पा रही हूँ, ठीक है, और आप लोग भी मुझे देख पा रहे होंगे। आ जाओ, क्लास को शुरू करते हैं। तो टॉपिक हमारा वही चल रहा है, एंडोक्राइन सिस्टम। एंडोक्राइन सिस्टम की हम लोग बात कर रहे हैं, जिसको हम लोग कहते हैं अंतःस्रावी तंत्र। अब हमने इस सिस्टम में जो सबसे ज़्यादा हार्मोन निकालने वाली ग्रंथि थी, जिसका नाम था पिट्यूटरी ग्लैंड, उसके बारे में हमने पढ़ लिया था कल की क्लास में। और मैंने आप लोगों को कल की क्लास में अंतःस्रावी ग्रंथियों के बारे में भी पढ़ा दिया था। आप लोगों ने ओवरऑल क्लियर कर लिया था कि पिट्यूटरी ग्लैंड कौन से हार्मोन निकालती है, अग्रभाग से कौन से निकलते हैं, मध्य भाग से कौन से निकलते हैं और पश्च भाग से कौन से निकलते हैं, और उन सब का काम भी आप लोगों ने अच्छे से पढ़ लिया था। अब हम लोग बात करने वाले हैं अपनी अगली ग्रंथि की। तो मैंने ब्रेन में कल आपको 2 ग्रंथियां पढ़ा दी थी, एक तो पिट्यूटरी और एक पीनियल। अब बात करते हैं गले की। तो आइए, गले के अंदर आप लोगों की पाई जाती है तीसरी ग्रंथि की बात चल रही है, थायराइड। तीसरी ग्रंथि जो आपके गले में होती है, थायराइड ग्लैंड। अब हम बात करेंगे अवटू ग्रंथि की। अवटू, जिसको हम लोग कहते हैं थायराइड इंग्लिश में। तो थायराइड ग्रंथि यानी कि अवटू ग्रंथि के बारे में करेंगे बात। ये कहाँ पाई जाती है, इसकी लोकेशन क्या होती है भाई? आपके शरीर में जब इसको ढूंढेंगे तो ये मिलेगी आपको आपकी गर्दन में। तो थायराइड ग्रंथि जो होती है, इसका स्थान कहाँ पर होता है? तो आप लोग बताकर चलते हो, ये होती है हमारे गले में। कहाँ होती है बच्चा? ये आपके गले में होती है, थ्रोट में होती है, ठीक है। ये आपके थ्रोट में आपको देखने को मिलती है, आपके गले में होती है जो आपकी थायराइड ग्रंथि होती है। इसकी शेप भी आपको याद करनी है। ये कैसी शेप की होती है भाई? इसकी शेप कैसी होती है? इस ग्रंथि की आकृति कैसी होती है? तो ये ग्रंथि आप लोगों को दिखती है तितली के समान, है ना। तितली आप लोगों ने देखी होगी, तितली दबोच ली मैंने। तो तुम्हें गाना भी याद होगा, है ना, सारे जहान की रंगत मुट्ठी में आ गई मेरे, तितली दबोच ली मैंने। तो तितली जो है बड़ी सुंदर है, सबको अच्छी लगती है, फूल फूल पर मंडराती है। तो तितली के आकार वाली ग्रंथि भी आपके शरीर में है, ठीक है। तो आप लोग बताओगे कि बटरफ्लाई, ये आप लोगों को बटरफ्लाई शेप्ड होती है, इसीलिए इसको बटरफ्लाई ग्लैंड भी कहा जाता है। तो तितली के आकार वाली ग्रंथि का नाम को क्या है? तो आप कहोगे थायराइड ग्लैंड, ठीक है। तो ये ऐसी दिखती है जैसे कोई तितली हो, गले में होती है। इमेज को जब ध्यान से देखेंगे तो आप लोग विजिबल कर पाओगे कि आप लोगों की थायराइड ग्लैंड है। इसको मैं आपको ब्लू कलर से दिखा रही हूँ, इंडिकेट कर कर। देखो भाई, ये आप लोगों की थायराइड ग्लैंड है और ऐसी लग रही है जैसे कोई बटरफ्लाई हो, जैसे कोई तितली हो, ठीक है। हेलो हेलो सभी बच्चों को, जय हिंद है भाई, सभी बच्चों को नमस्कार है, क्लियर। तो आओ अब जल्दी से हम लोग बात करेंगे बायोलॉजी का कितना वेटेज रहता है दिल्ली पुलिस में। बेटा मैंने बहुत बार बताया है कि आपको बायोलॉजी में 1 से 2 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, कभी कभी हो जाता है किसी किसी सेट में 3 आ जाए, ठीक है। मैम ग्रुप डी साइंस यहीं से पढ़ सकते हैं? बेटा ग्रुप डी की साइंस यहाँ से नहीं पढ़ सकते आप लोग, आपका रफ्तार बैच चला हुआ है, उससे आप ग्रुप डी कर सकते हो, क्योंकि एक्चुअल में जो कॉन्सेप्ट है वो प्रॉपरली आपको उस बैच के अंदर ही बताए जा रहे हैं, ठीक है। समझ में आई बात? चलो आओ अब बात करते हैं हम लोग कि मैम जी जो हम लोगों का अगला पॉइंट होगा थायराइड ग्लैंड के बारे में, वो क्या होगा? तो इसकी इस ग्रंथि से निकलने वाले हार्मोन। तो जो थायराइड ग्लैंड होती है ये गले में है और तितली के आकार की है। मैम कौन कौन से हार्मोन निकालती है? तो बात करते हैं हार्मोन की,
ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे हार्मोन कि ये ग्रंथि कौन से हार्मोन निकालती है। इस ग्रंथि से निकलने वाले हार्मोन्स कौन कौन से होते हैं। तो ये जो ग्रंथि है, इस ग्रंथि से निकलने वाले जो हार्मोन होते हैं वो होते हैं आप लोगों के दो, यानी ये दो हार्मोन निकालती है। एक तो ये निकालती है थायरॉक्सिन हार्मोन, एक तो इस ग्रंथि से निकलता है भाई थायरॉक्सिन हार्मोन, ठीक है, थायरॉक्सिन। एक तो इस ग्रंथि से निकल रहा होता है थायरॉक्सिन हार्मोन, ठीक है, थायरॉक्सिन हार्मोन। आज गर्मी हो रही है, मुझे ही लग रही है ज़्यादा। अब दूसरा बात करते हैं कैल्सीटोनिन। कैल्सीटोनिन दूसरा ये हार्मोन निकालती है, कैल्सीटोनिन। कैल्सीटोनिन तो दूसरा हार्मोन जो इस ग्रंथि से रिलीज होता है वो होता है कैल्सीटोनिन। तो दो हार्मोन यहाँ से निकलते हैं प्यारे बच्चों आपकी थायराइड ग्रंथि से। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं थायरॉक्सिन की। जो थायरॉक्सिन हार्मोन होता है इसको आप लोग कई बार T4 या T3 के नाम से भी जानते हो। तो इसी को कहा जाता है T4 या T3 हार्मोन, ठीक है। तो मैं यहाँ लिख देती हूँ, हेडिंग डालकर लिख लेते हैं, ठीक है। तो आ जाओ बात करते हैं थायरॉक्सिन की। हम लोग बात करेंगे कि मैम जो थायरॉक्सिन हार्मोन होता है, थायरॉक्सिन, तुमने कई बार इस हार्मोन के बारे में सुना भी है और थायराइड नाम की एक बीमारी के बारे में भी सुना होगा। तो थायरॉक्सिन हार्मोन जो होता है यही रिलेट करता है थायराइड बीमारी से, ठीक है। तो इसके बारे में याद रखना कि इसे T3 और T4 भी कह देते हैं, T3 व T4 भी कहते हैं। तो T3 और T4 हार्मोन कभी भी आपको पूछे कि कौन सी ग्रंथि निकालती है तो आप बताकर चलोगे थायराइड ही निकालती है, क्योंकि T3 और T4 ही होता है थायरॉक्सिन जो होता है, ठीक है। तो आप लोग बताएंगे ऑल्सो नोन एज T3 एंड T4, ठीक है, क्लियर। आगे आए, आगे बढ़े। अब बात करते हैं हम लोग दूसरा पॉइंट कि थायरॉक्सिन जो है जब ये आपकी थायराइड ग्रंथि से निकलता है तो इसको निकलने के लिए एक पोषक तत्व की जरूरत होती है, वो होता है आयोडीन। तो बताओगे इसके स्त्रवण के लिए, इसके स्त्रवण के लिए आपको पूछा जाता है कि जब थायराइड ग्लैंड हमारी थायरॉक्सिन हार्मोन निकालती है तो थायरॉक्सिन के लिए कौन सा पोषक पदार्थ जरूरी होता है, आप कहते हो आयोडीन। तो इसके स्त्रवण के लिए आयोडीन की आवश्यकता होती है, ठीक है, के लिए आयोडीन की आवश्यकता होती है। आपको ये भी कई बार पूछा गया है, आयोडीन की आवश्यकता होती है, ठीक है, आयोडीन की आवश्यकता होती है। तो जब आप लोग अपनी थायराइड ग्रंथि से थायरॉक्सिन हार्मोन निकालते हो तो कौन से पोषक तत्व की आपके शरीर को जरूरत है, आयोडीन की। तो लिखोगे आयोडीन इज रिक्वायर्ड फॉर द सीक्रेशन ऑफ थायरॉक्सिन। तो जो थायरॉक्सिन हार्मोन होता है उसके सीक्रेशन के लिए कौन से पोषक पदार्थ की जरूरत है, ये प्रश्न आपको आया है। ये PYQ प्रश्न है मेरे दोस्तों, ये प्रश्न आपको पूछा गया है पेपर में, ठीक है। तो आप लोगों को बताना है कि थायरॉक्सिन हार्मोन की स्त्रवण के लिए आयोडीन की आवश्यकता होती है। बिहार के लिए बिल्कुल कर सकते हो, ठीक है, क्लियर, समझ में आ गई। इनमें से सारे क्वेश्चन क्यों नहीं कराए हैं सेल के, बेटा ज्यादातर क्वेश्चन वो बिल्कुल आपको कराए हुए हैं, लेकिन ये जो धीरे धीरे कॉन्सेप्ट आप पढ़ोगे ना, ये अभी जो मैंने आपको बताए हैं वो कॉन्सेप्ट आप क्लासिफिकेशन वाले चैप्टर में भी करोगे। तो क्लासिफिकेशन वाला चैप्टर जब मैं कराऊंगी वहां से एक आधा पॉइंट आपको फिर से पढ़ना है सेल से रिलेट कर कर, तो वो सारे कॉन्सेप्ट आपके वहां से क्लियर हो जाएंगे, ठीक है, समझ में आई बात। तो ऐसे करके आपको चीज़ें जो हैं वो सारी ही कवर अप होंगी, बट ऐसे हो सकता है कि एक टॉपिक से आपके कुछ क्वेश्चन कवर हुए हैं तो वही सेम टॉपिक दूसरे पॉइंट में भी आपको कराए जाते हैं रिपीटेड, ठीक है। तो जो वहाँ रिपीट होंगी चीज़ें वो इस बार मैंने सेल में नहीं कराई है, क्योंकि उसको आप क्लासिफिकेशन वाले में पढ़ ही लोगे, क्योंकि सेल से रिलेटेड है तो इसीलिए मैंने आपको वर्कशीट में डाल दिए हैं, क्योंकि वर्कशीट है तो PYQ क्वेश्चन कैसे होने चाहिए वो आपको आइडिया मिल जाता है, ठीक है। आओ भैया, ये लाइन कौन खींच के गया है, क्या तुमने देखा भी अभी कोई, क्या तुमने किसी को देखा, क्या कोई भूत आया था, ये लाइन किसने खींची, मैंने तो नहीं खींची, पता नहीं इस लाइन को कौन खींच कर गया है। चलो आओ आगे बात करते हैं। अब हमने बात करी है तीसरा प्रश्न, तीसरा पॉइंट कि मैम थायरॉक्सिन के बारे में बताओ। तो थायरॉक्सिन जो होता है
कई बार इसका काम आता है पेपर में पूछने के लिए। ये क्या काम करता है, तो इसके फंक्शन की बात करते हैं। जो थायरोक्सिन हार्मोन होता है, इसका कार्य क्या होता है दोस्तों? तो थायरोक्सिन हार्मोन जो होता है, ये आपके शरीर के अंदर आपका जो मेटाबॉलिक रेट होता है, खाने को पचाने की जो दर है, आपके शरीर में हार्मोन को बनने की जो दर है, यानी आपकी बॉडी की जो उपापचयी क्रियाएं हैं, उनको नियंत्रित करता है। पेपर में आता है। वर्कशीट कहाँ है बेटा? एप्लीकेशन के अंदर ही वर्कशीट नाम का एक फोल्डर बना हुआ होगा, ठीक है? मैंने ही खींची थी शायद, पता नहीं, मैं तो भूल गई। तो वर्कशीट नाम का फोल्डर बना होगा, उसमें है वर्कशीट PYQ क्वेश्चन की। चलो अब इधर सुनो जल्दी से सारे बच्चे मेरी बात। अब हम लोग बात करते हैं कि मैम ये जो आप लोगों का थायरोक्सिन हार्मोन है, इसका काम क्या है? तो बताओगे यह है उपापचयी दर को, यह है उपापचयी दर, उपापचयी दर को नियंत्रित करता है। आपकी बॉडी की जो उपापचयी दर है, उसको नियंत्रित करने वाला हार्मोन कौन सा है? ऐसे प्रश्न आ जाता है। विच हार्मोन कंट्रोल मेटाबॉलिक रेट ऑफ बॉडी? तो आपका मेटाबॉलिक रेट कंट्रोल करता है ये, ठीक है? इसका काम होता है कंट्रोल्ड मेटाबॉलिक रेट, कंट्रोल्ड मेटाबॉलिक रेट, ठीक है? तो ये मेटाबॉलिक रेट को कंट्रोल करता है। क्लियर? तो इसका काम होता है मेटाबॉलिक रेट को कंट्रोल करना। क्लियर हो गई भाई बात सभी बच्चों के लिए? होली की छुट्टियां होंगी क्या? बिल्कुल होगी, ठीक है? आप लोगों की तो हो जाएंगी, ठीक, बिल्कुल हो जाएंगी, आप परेशान ना हो। आ जाओ आगे बात करते हैं। एक तो इसने आपकी उपापचय दर को कंट्रोल करा, आप जो खाना खाते हो उसको पचाया, आपके शरीर में जो हार्मोन बन रहे हैं उनको अच्छे से बनाया। तो ये क्या कर रहा है? उपापचय दर को कंट्रोल कर रहा है। कई बार तुमने देखा है कि थायराइड ग्रंथि जब ज्यादा थायरोक्सिन हार्मोन निकालते तो मोटे हो जाते हैं। कई बार देखा है हम पतले होते चले जाते हैं। तो मोटा होना और पतला होना इस हार्मोन पर डिपेंड होता है। ये हार्मोन आप लोगों के मेटाबॉलिक रेट को अगर बिगाड़ दे तो आपको खाने की पचाने वाली जो दर है वो बहुत या तो तेज हो जाएगी या बहुत कम हो जाएगी। बहुत कम हो गई तो खाना पचेगा ही नहीं, आप लोगों के शरीर में वसा जो है वो आपके शरीर पर चढ़ जाएगी, और वसा के चढ़ने से चर्बी आपके शरीर पर चढ़ेगी और हम मोटे हो जाएंगे, ठीक है? जैसे आज मैं आपको बहुत मोटी लग रही होंगी क्योंकि मैंने ये झबला जोलिया सही आज हमारी जो टी शर्ट है ये पहनी हुई है एक्स्ट्रा, मतलब कंफर्ट के लिए, जिससे लगे कि भाई थोड़ा सा लार्ज साइज मैंने पहना हुआ है, क्योंकि थोड़ा कंफर्ट फील हो जाता है, अच्छा लगता है। थोड़ा गर्मी आज मुझे ज़्यादा ही लग रही है। तो अब हम लोग बात करने वाले हैं कि मैम आगे अगर हम लोग बात करें कि जैसे आप लोगों का एक बीमारी होती है जिसमें हम पतले होते चले जाते हैं, एकदम पतले, तो तब भी थायरोक्सिन हार्मोन रेस्पॉन्सिबल होगा। जब ये बहुत कम मात्रा में या ये आपके बॉडी के अंदर डिसबैलेंस हो जाता है तो आपका मेटाबॉलिक रेट बहुत तेज हो जाता है, बहुत तेज हो जाएगा प्यारे बच्चे। तो क्या हो जाएगा? खाना इतनी स्पीड से पचेगा, वसा इतनी स्पीड से पचेगी कि शरीर पर जरूरत जो फैट है वो भी सारा पचकर निकल जाता है मल के रास्ते। तो ये सब हमारे मेटाबॉलिक रेट पर डिपेंड होता है, और हमारे मेटाबॉलिक रेट को कंट्रोल करता है थायरोक्सिन। कई बार ये दिल की धड़कन को भी कंट्रोल करता है, ऐसा भी लिखा होता है, बट वास्तव में दिल की धड़कन करता है आपका एड्रेनलिन हार्मोन कंट्रोल, ठीक है? आ जाओ अब आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं दूसरे हार्मोन की, है ना? अब यहाँ से एक दो पॉइंट और मैं आपको बताने वाली हूँ। जब आपके शरीर में ये जो थायरोक्सिन हार्मोन होता है, ये थायरोक्सिन हार्मोन जो होता है आपके शरीर में कम हो जाए या ज़्यादा हो जाए तो क्या दिक्कत होती है? तो ये जो थायरोक्सिन हार्मोन है बेटा, थायरोक्सिन हार्मोन जो होता है जब ये आपके शरीर में बहुत ज़्यादा या बहुत कम हो जाता है तो कुछ दिक्कतें होती हैं। जैसे अब मैं आपको बताने वाली हूँ कि जब ये आपके शरीर में ज़्यादा हो जाता है उस बीमारी को कहते हैं हाइपर थायरोडिज्म। हाइपर थायरोडिज्म एक बीमारी होती है भाई, हाइपर थायरोडिज्म। क्या कहते हैं इसको? हाइपर थायरोडिज्म। हाइपर थायरोडिज्म क्या होता है? जब आपके शरीर में थायरोक्सिन हार्मोन ज्यादा हो जाए उसको कहते हैं हाइपर थायरोडिज्म। हाइपर का मतलब ही होता है ज्यादा। बायोलॉजी में आपको कहीं भी हाइपर लिखा मिले, हाइपर का मतलब होता है अधिक, अधिक। हाइपर का मतलब क्या होता है? अधिक। और थायरोडिज्म का मतलब थायरोक्सिन। आपके शरीर में जब थायरोक्सिन हार्मोन बहुत ज्यादा हो जाता है, अधिक हो जाता है, तो
उस बीमारी को कहते हैं हाइपरथायरॉयडिज्म। ठीक है, मोर थायरोक्सिन, आपके शरीर में जब थायरोक्सिन की मात्रा ज़्यादा हो जाती है उसको कहा जाता है हाइपरथायरॉयडिज्म। देखो हाइपर, मैंने कहा हाइपर का मतलब होता है ज़्यादा। अब कैसे पहचाने ज़्यादा, तो आप लोग बताते हो कि कई बार हमें गुस्सा आता है, गुस्से में हम हाइपर हो जाते हैं, लाल हो जाता है हमारा मुंह, हम उल्टी सीधी बातें करने लगते हैं, हमें पसीना आने लगता है, तो हाइपर हम लोग कहते हैं फिर, अरे यार हाइपर मत हो, शांत हो जा, शांत हो जा, हाइपर मत हो, मतलब ज़्यादा गुस्सा मत कर। तो ज़्यादा गुस्सा जब करते हैं तो उसी को कहते हैं, वो तो हाइपर हो गया। हाइपर का मतलब ज़्यादा, मतलब ज़्यादा गुस्सा करो, ज़्यादा थायरोक्सिन बने, तो ज़्यादा का मतलब होता है हाइपर। तो जब आपके शरीर में थायरोडिज्म यानी थायरोक्सिन हार्मोन ज़्यादा हो जाए उस बीमारी को कहते हैं हाइपरथायरॉयडिज्म। ठीक है, जैसे एक वर्ड आपने सुना है हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन मतलब जब ज़्यादा बीपी हमारा हो जाता है, हमारा बीपी बहुत हाई हो जाता है, तो हम कहते हैं कि हमें तो हाइपरटेंशन हो गया, हम तो भैया हाइपरटेंशन के शिकार हैं। ठीक है, क्लियर, बहुत बढ़िया प्रतिभा, बहुत बढ़िया, ऐसे ही होना चाहिए। अब आ जाओ, दाढ़ी मूंछ जो आती है वो टेस्टोस्टेरोन के कारण आती है, जो अभी पढ़ोगे। अब देखो इधर, अब एक और बीमारी होती है हाइपोथायरॉयडिज्म। हाइपोथायरॉयडिज्म, हाइपोथायरॉयडिज्म का मतलब, हाइपो का मतलब होता है कम, ठीक है, और थायरॉयडिज्म का मतलब क्या होगा, थायरॉयडिज्म का मतलब होता है थायरोक्सिन। तो जब आपके शरीर में कम थायरोक्सिन निकलता है, कम थायरोक्सिन हार्मोन, तो थायरोक्सिन हार्मोन जब आपके शरीर में क्या होगा, कम निकलेगा। ठीक है, तो कम थायरोक्सिन हार्मोन जब आपके शरीर में निकलेगा तो उसको आप लोग क्या कह देते हो, हाइपरथायरॉयडिज्म कह देते हो। समझ में आ गई बात, तो यहाँ पर कहोगे लेस थायरोक्सिन, लेस थायरोक्सिन। समझ में आई बात, तो जब आपके शरीर में थायरोक्सिन कम, तो उस बीमारी को कहते हैं हाइपोथायरॉयडिज्म, और थायरोक्सिन जब बहुत ज्यादा उसको कहा जाता है हाइपरथायरॉयडिज्म। हाइपरथायरॉयडिज्म में आपको एक और बीमारी होती है, आंखों का घेंगा हो जाता है। आंखों का घेंगा क्या हो जाता है बेटा, आंखों का घेंगा हो जाता है। ठीक है, आंखों का घेंगा मतलब आप लोग बताते हो, इसको कहते हैं एक्सोथैलेमिक गोइटर, एक्सोथैलेमिक, एक्सोथैलेमिक गोइटर हो जाता है, एक्सोथैलेमिक गोइटर। आंखें ऐसे बाहर को निकल आती है, ये ऐसे मोटी मोटी आंखें हो जाती हैं और बाहर को निकल आती हैं, ये होता है आंखों का घेंगा। आंखें फूल जाती हैं बेटा, गले की जगह आंखें फूल जाती हैं। और जब आपके शरीर में हाइपोथायरॉयडिज्म हो जाएगा तो आपको जो होता है वो होता है सिंपल गोइटर, फिर आपको हो जाता है सिंपल गोइटर। सिंपल गोइटर क्या होता है, सामान्य घेंगा जिसको कहते हैं, सामान्य घेंगा, क्या कहते हैं, सामान्य घेंगा रोग। यानी कि आप लोग बताकर चलते हो कि इसको नेक गोइटर भी कहते हैं, नेक गोइटर, गले का घेंगा, इसमें गला फूल जाता है बेटा, गले का घेंगा भी कहते हैं इसको, इसमें तुम्हारा गला फूल जाता है और ऐसे बाहर को निकल आता है। तुमने कई बार देखा भी होगा, जब हम लोग शक्तिमान देखते हैं, आपने तो बोला था कि इससे ग्रुप डी हो जाएगा बेटा, इस बैच से ग्रुप डी मैंने कहा था, साथ में प्रैक्टिस सेट भी कर लेना और साथ में डायग्राम वाली क्लास भी लगा लेना, तो कर जाओगे। अदरवाइज केवल यही क्लास रखोगे तो थोड़े से कॉन्सेप्ट आपके छूट सकते हैं, उनके साथ अगर प्रैक्टिस सेट और डायग्राम वाली क्लास भी लगा रहे हो तो हो जाएगा फिर। ठीक है, क्लियर, चलो आओ आगे बात करते हैं। आंखों में फुंसिया, वो तो बेटा इन्फेक्शन हो जाएगा किसी का भी, बैक्टीरिया का, वायरस का, उस वजह से हो जाती है आंखों में जो अंजनारी वगैरह निकल आती हैं। बट हमने बात करी कि यहाँ पे गला ऐसे फूल जाता है जिसको कहते हो नेक गोइटर। चलो तुम्हें दिखाती हूँ गले का घेंगा, गले का घेंगा और आंखों का घेंगा, एक्सोथैल्मिक, एक्सोथैल्मिक गोइटर में आप डर नहीं जाना, आपकी जो आंखें होती हैं वो एकदम से ऐसी हो जाती हैं, देखो ये देख रही है तुम्हें अपनी निगाहों से, ऐसी आंखें हो जाती हैं एकदम बाहर को निकलने को तैयार, बहुत मोटी मोटी आंखें हो जाती हैं। और जिसको आप लोग नेक गोइटर कहते हो, गले का घेंगा, उसमें तुम्हारी गर्दन आगे को फूल जाती है। गले का घेंगा तुमने कई बार सुना होगा। तो नेक गोइटर की हम लोग बात करते हैं, तो नेक गोइटर में भी क्या होता है, आपकी गर्दन में स्वेलिंग आ जाती है, इस तरीके से आप लोगों की जो गर्दन है वो हो जाती है, तो गर्दन गर्दन ऐसे फूल जाती है, इसको कहते हैं नेक गोइटर। ठीक है,
है ना। हाथ में पसीना आता है क्योंकि हाथ में पसीने की ग्रंथियां होती हैं, उस वजह से। क्लियर। चलो आओ आगे बात करते हैं। अब हम बात करते हैं एलएच हार्मोन। बेटा पिट्यूटरी से निकलता है एलएच। पिट्यूटरी आपकी बॉडी के दूसरे हार्मोन को जाकर एक्टिव करती है। एलएच और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जो है ये भी एक्टिव करेगा आपके टेस्टिस में जाकर, आपकी ओवरी में जाकर दूसरे हार्मोन को एक्टिव, तभी तो वो अपना काम करेंगे। ठीक है, तो वो बात मैंने आपको बताई थी। तो यहाँ से आप लोगों ने याद रखा कि आंखों का घेंगा और सिंपल गोइटर सामान्य घेंगा किस किस वजह से होता है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, अब आगे बात करते हैं अगले हार्मोन की। तो हमने अभी बात कर लिया है थायरोक्सिन के बारे में, अब बात करते हैं कैल्सीटोनिन। मैम कैल्सीटोनिन क्या काम करता है? तो कैल्सीटोनिन आपकी बॉडी में कैल्शियम स्तर को संतुलित करता है। तो इसका काम होता है कैल्शियम स्तर को संतुलित करना। ठीक है, कैल्शियम स्तर को संतुलित करना। आपके शरीर में ज्यादा कैल्शियम भी हानिकारक है बेटा, तो ये क्या करता है? कैल्शियम स्तर को संतुलित करता है, मतलब कैल्शियम को बैलेंस करता है। ये इसका काम होता है बैलेंस कैल्शियम लेवल, बैलेंस कैल्शियम लेवल। तो ये कैल्शियम लेवल को बैलेंस करता है। आपके शरीर में अगर ज्यादा कैल्शियम हो गया ना तब भी दिक्कत है, कम कैल्शियम हो गया तब भी दिक्कत है। ज्यादा हुआ तो पथरी बन जाएगी बेटा, जो पथरी बनती है वो कैल्शियम ज्यादा होने से बनती है, और कम हुआ तो हड्डियां कमजोर हो जाएंगी। ठीक है, तो कैल्शियम को बैलेंस करने का काम करता है कैल्सीटोनिन। नाम से पता चल रहा है, देखो कैल्सीटोनिन मतलब कैल्शियम को बैलेंस करता है। ठीक है, अब कैल्शियम को कैसे बैलेंस करता है? जब कभी भी तुम्हारे शरीर में कैल्शियम भैया बहुत ज्यादा हो रहा है, ऐसे जा रहा है कैल्शियम जूम, तो ये कैल्सीटोनिन आता है, कहता हो कैल्शियम भाई साहब नीचे आओ, नीचे आओ, कहाँ जा रहे हो, नीचे आओ, बैलेंस हो जाओ। तो कैल्सीटोनिन है ये कैल्शियम है। ये कैल्सीटोनिन कैल्शियम को धक्का मार के नीचे लाता है और कहता है यहाँ बैठो, ये है तुम्हारी सही जगह, मतलब बैलेंस कर देगा। तो ये अधिक कैल्शियम को कम करता है। अब मैं आपको यहाँ लिखवा रही हूँ, कभी भी पूछ ले कि ये कैल्सीटोनिन कैसे कैल्शियम को बैलेंस करता है। अधिक कैल्शियम को कम करता है ना, अधिक कैल्शियम को घटाना। ये क्या करता है? अधिक कैल्शियम को कम करता है। तो जब ज्यादा कैल्शियम होता है उसको कम करने का काम कौन करता है? कैल्सीटोनिन। तो ये मोर कैल्शियम को डिक्रीज करता है। ठीक है, तो ये क्या करता है, मैं लिख रही हूं डिक्रीज्ड कैल्शियम लेवल। तो कैल्शियम लेवल को घटाकर ये क्या करता है प्यारे बच्चे? बैलेंस करता है। समझ में आ गई ना बात, है ना। अब हम बात करेंगे कि मैम जब आपके शरीर में कैल्शियम ज्यादा हो जाता है तो क्या हो जाता है, कौन सी बीमारी हो जाएगी कैल्शियम अगर ज्यादा हुआ तो अभी अभी मैंने कहा कि आपके शरीर में अगर अधिक कैल्शियम हो जाता है, नोट कर कर आप लोग लिखेंगे अधिक कैल्शियम। आपके शरीर के अंदर अधिक कैल्शियम जो होता है, जब ये हो जाता है मोर कैल्शियम, ज्यादा कैल्शियम जब आप ले रहे हो तो वो आपकी बॉडी के अंदर कैल्शियम ऑक्सीलेट में कन्वर्ट हो जाता है। अधिक कैल्शियम किस में कन्वर्ट हो जाता है? कैल्शियम ऑक्सीलेट में। ज्यादा कैल्शियम एक साथ इकट्ठा होकर कैल्शियम ऑक्सीलेट बना लेता है, कैल्शियम ऑक्सीलेट बनाता है। ठीक है, तो ज्यादा कैल्शियम क्या करता है? कैल्शियम ऑक्सीलेट बनाता है। कैल्शियम ऑक्सीलेट क्या करेगा? कैल्शियम ऑक्सीलेट ही प्यारे बच्चे पथरी होती है। तो जो पथरी होती है आपके शरीर में वो कैल्शियम ऑक्सीलेट की बनी होती है, स्टोन यानी कि पथरी। तो कई बार आपको पूछा गया है कि पथरी किस पदार्थ की बनी होती है, तो पथरी बनी होती है कैल्शियम ऑक्सीलेट की। कैसे आता है कैल्शियम ऑक्सीलेट? ज्यादा कैल्शियम जब इकट्ठा होता है तो वो पत्थर की फॉर्मेट में, छोटी छोटे पत्थर के फॉर्मेट में आपकी बॉडी में जमा हो जाते हैं, यही पथरी होती है और यही कैल्शियम ऑक्सीलेट होता है। तो पथरी जो आपके शरीर में बनती है वो कैल्शियम ऑक्सीलेट की होती है, और कैल्शियम जब ज्यादा होगा तभी पथरी बनेगी। ठीक है, समझ में आ गई बात? ठीक है मैम, मुझे घर जाना है। ठीक है, समझ में आ गई बात? बेटा भी पढ़ेंगी छुट्टियां। ठीक है, आओ आगे बात करते हैं। अब आप लोगों ने कैल्सीटोनिन के बारे में भी पढ़ लिया, अब चलते हैं आगे की तरफ और बात करते हैं कि मैम अगली ग्रंथि कौन सी है हमारी। तो थायराइड ग्लैंड के बारे में इतना पढ़ना। अब बात करते हैं चौथी ग्रंथि की, जिसका नाम है पैराथायरॉइड। पैराथायरॉइड, ठीक है, पैराथायरॉइड। देखो नाम से ही पहचान हो जाएगी आप लोगों को,
इसको कहते हैं परावटु, इसको हिंदी में कहते हैं परावटु। तो अगली ग्रंथि है भाई परावटु ग्रंथि, पैराथायरॉइड। मैम पैरा का मतलब होता है ऊपर, पैरा का मतलब होता है ऊपर, और थायराइड का मतलब थायराइड के ऊपर। तो ऐसी ग्रंथि जो थायराइड के ऊपर पाई जाती है उसको कहते हैं पैराथायरॉइड। तो आइए इसके बारे में बात करते हैं, इसकी लोकेशन कि मैम ये कहाँ पाई जाती है। इस ग्रंथि की जब हम लोग बात करेंगे तो ये ग्रंथि जो होती है आप लोगों के थायराइड ग्रंथि के ऊपर होती है। तो ये कहाँ होती है, थायराइड के ऊपर, थायराइड ग्रंथि के ऊपर। तो थायराइड ग्रंथि के ऊपर कौन सी ग्रंथि पाई जाती है, आप बताओगे पैराथायरॉइड। ये होती है अबव टू थायराइड। भैया इसको कहीं और जगह ही नहीं मिली, ये जाकर थायराइड के ऊपर बैठ गई भैया, और थायराइड से कहने लगी बहन हूं मैं तुम्हारी। जैसे तुम अपनी छोटी बहन को अपने साथ अपने कंधों पे बैठाकर घूमते होंगे, तो वैसे ही ये जो थायराइड ग्रंथि है उसके ऊपर बैठी रहती है पैराथायरॉइड। और इसीलिए इस पैराथायरॉइड को हम लोग सिस्टर ऑफ थायराइड कहते हैं, इसीलिए इसको कहते हैं सिस्टर ऑफ थायराइड। तो पैराथायरॉइड जो ग्लैंड होती है इसको सिस्टर ऑफ थायराइड भी कहते हैं। ठीक है, इसको क्या कहा जाता है, सिस्टर ऑफ थायराइड। ये आपको पूछेगा सिस्टर ऑफ थायराइड किसे कहते हैं, आप कहेंगे कि सिस्टर ऑफ थायराइड कहा जाता है किसको, आप लोग बताएंगे पैराथायरॉइड को। तो पैराथायरॉइड ग्लैंड जो होती है इसको ही कहते हैं सिस्टर ऑफ थायराइड। क्यों, क्योंकि ये थायराइड ग्रंथि के ऊपर है। कैसे है, देख लो भैया, आ जाओ, देखो ये रही, ये रही। तो देखो ये होती है आपकी पैराथायरॉइड। तो ये तो जो बटरफ्लाई जैसी दिख रही है, ये बटरफ्लाई है, देखो ये बटरफ्लाई है, ये तो आपकी थायराइड ग्लैंड हो गई। अब इसी पर तुम्हें ये जो दो दिखाई दे रही हैं, ये 4 संख्या में जो दिख रही हैं, ये है पैराथायरॉइड। तो पैराथायरॉइड ग्लैंड जो होती है इनकी संख्या भी पूछेगा। अभी तक आपने जितनी ग्रंथियां पढ़ी थी वो एक एक थी, पिट्यूटरी भी एक थी, पीनियल भी एक थी प्यारे बच्चे, ठीक है। लेकिन आप लोगों की जो पैराथायरॉइड होती है संख्या में 4 होती हैं और जोड़ा होता है 2। इनकी संख्या भी आपको पूछ सकता है, ये कितनी होती है संख्या में, इनका नंबर कितना होता है, तो 4, टोटल 4 होती हैं। और जोड़े की बात करते हैं, इनके पेयर की बात करते हैं तो 2 जोड़े होते हैं इनके, है ना। संख्या में 4 है, गिनो जरा, पिंक पिंक कलर से जो दिख रही है आप लोगों को, पिंक पिंक कलर से जो आपको दिखाई दे रही है, संख्या में 4। ठीक है, चलो आ जाओ। अब तो सब लोगों को बस होली की छुट्टियों का ही इंतजार है ना। हाँ, अब तो सब बच्चों को कम होने पर क्या होता है बेटा, हड्डियों में दिक्कत हो जाती है, हड्डियों में, हड्डियां कमजोर होती हैं, हड्डियों में दर्द होता है। जब आप लोगों का क्या होता है, आपका कैल्शियम कम हो जाता है। आज वो बात करते हैं कि ये जो पैराथायरॉइड ग्लैंड है ये भी निकालती है एक हार्मोन, इससे निकलने वाले हार्मोन की बात करेंगे। मैम ये कौन सा हार्मोन निकालती है, तो ये जो हार्मोन निकालती है इस हार्मोन का नाम होता है पैरा हार्मोन। तो जो ग्रंथि का नाम है वही हार्मोन का नाम है, ये निकालती है पैरा हार्मोन, ये निकालती है पैरा हार्मोन। या तो पैरा हार्मोन बोल दो, पैरा हार्मोन, या पैराथायरॉइड हार्मोन बोल दो। और मतलब कि ये एक ही हार्मोन है, बस इसके नाम अलग अलग है, पैरा हार्मोन या पैराथायरॉइड हार्मोन। तो ये पैरा हार्मोन या पैराथायरॉइड हार्मोन निकालती है। ठीक है, तो पैरा हार्मोन या पैराथायरॉइड हार्मोन कौन सी ग्रंथि निकालती है, आप बताते हो आपकी कौन सी ग्लैंड प्यारे बच्चे, पैराथायरॉइड। अब ये जो पैराथायरॉइड हार्मोन होता है ये क्या काम करता है, इसका काम क्या होता है, तो आइए अब इस हार्मोन का काम भी पढ़ते हैं। ये जो पैरा हार्मोन होता है, ये जो पैरा हार्मोन होता है बेटा, पैरा हार्मोन जो होता है ये कैल्शियम को, कम कैल्शियम को बढ़ाता है। तो पैरा हार्मोन जो होता है ये क्या काम करता है, इसके बारे में अगर हम लोगों ने देखा तो ये हमारे शरीर में जब कैल्शियम कम होता है उसको बढ़ाने का काम करता है। ठीक है, तो इसका काम होता है ये भी कैल्शियम को बैलेंस करता है, तो कैल्शियम स्तर को बढ़ाकर संतुलित करना, तो बढ़ाकर संतुलित करता है। जब आपके शरीर में कैल्शियम कम होता है तो उसको बढ़ाकर संतुलित करता है ये। ठीक है, तो कैल्शियम जब कम हो रहा है, देखो कैल्शियम यहाँ जा रहा है बहुत नीचे, ये आता है और कहता है भाई साहब थोड़ा सा ऊपर आओ ना, भाई साहब यहाँ आओ, यहाँ यहाँ है आपकी जगह।
तो कैल्शियम जब कम होता है उसको बढ़ाने का काम करता है जो पैरा हार्मोन होता है। तो ये क्या करता है, इट बैलेंस, ये भी कैल्शियम को बैलेंस कर रहा है, बैलेंस कैल्शियम बाय इंक्रीज इट, तो ये इंक्रीज करता है बेटा, ठीक है। तो ये कैल्शियम लेवल को क्या कर रहा है, इंक्रीज। कैल्सीटोनिन ने क्या करा था, डिक्रीज। आपने पढ़ा था ना कि कैल्सीटोनिन ने क्या करा था भाई, डिक्रीज करा था। कैल्सीटोनिन हार्मोन ने जब ज्यादा कैल्शियम हो रहा था उसको घटाया था, लेकिन पैरा हार्मोन जब कम हो रहा है कैल्शियम उसको बढ़ा रही है, ठीक है। तो एक कैल्शियम को एक तो कैल्शियम को क्या कर रहा है, घटा रहा है, और एक कैल्शियम को बढ़ा रहा है। एक कैल्शियम को घटा रहा है, एक कैल्शियम को बढ़ा रहा है, और दोनों मिलकर कैल्शियम को बैलेंस कर रहे हैं, है ना, बैलेंस कर रहे हैं प्यारे बच्चों। आओ आगे बात करते हैं। आपने यहाँ पर ये देखा, तो आप लोगों ने ये जो आप लोगों की ग्रंथि थी पैराथायरॉयड, इसके बारे में भी पढ़ लिया। अब हम बात करते हैं हमारे शरीर की एक और ग्रंथि, 5वें नंबर की ग्रंथि, जिसका नाम है थाइमस ग्लैंड। 5वें नंबर की ग्रंथि है थाइमस ग्लैंड। अब बात करते हैं थाइमस ग्लैंड की। थाइमस ग्रंथि जिसको कहते हैं थाइमस ग्रंथि, ये जो थाइमस ग्रंथि है, थाइमस ग्रंथि मैम ये कहाँ पाई जाती है, इसकी लोकेशन क्या होती है, क्या इसका भी कोई और नाम होता है? तो भाई बिल्कुल, सारी चीज इसके बारे में आइए चलते हैं, बात करते हैं। इसकी लोकेशन कहाँ है भाई, तो ये आप लोगों को मिलेगी आपके फेफड़ों के मध्य में। इसका जो स्थान होता है फेफड़ों के मध्य होता है, फेफड़ों के मध्य, आपके जो फेफड़े हैं उनके मध्य में मिलती है ये, है ना, बिटवीन लंग्स, ये आपको दोनों लंग्स के बीच में मिलती है। जो आप लोगों के फेफड़े हैं आपके फेफड़ों के मध्य में ये आपको देखने को मिलती है, ठीक है। मैम इसका एक और नाम है क्या, तो हाँ जी, इसको चाइल्ड ग्लैंड भी कहा जाता है, इसको कहते हैं चाइल्ड ग्लैंड, यानी कि ये बालकों की ग्रंथि के नाम से जानी जाती है। इसको बालकों की ग्रंथि कहते हैं, बालकों की ग्रंथि, इसको कहा जाता है बालकों की ग्रंथि। क्यों, क्योंकि प्यारे बच्चे ये बच्चों में ही ज़्यादा विकसित होती है। जैसे जैसे आप बड़े होगे ना हमारे अंदर ये गायब हो जाएगी, और बुढ़ापे में तो बिल्कुल ही गायब हो जाती है। इसको कहा जाता है बालकों की ग्रंथि, जो थाइमस ग्लैंड होती है, चाइल्ड ग्लैंड इसको कहते हैं, है ना। मैम जी क्यों, क्योंकि ये धीरे 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 वयस्कों के अंदर क्या हो जाती है, गायब हो जाती है। इस ग्रंथि के बारे में अभी हम लिख लेते हैं कि इसको चाइल्ड ग्लैंड कहते हैं, ठीक है। तो इसके बारे में एक नोट कर कर पॉइंट लिखेंगे। आपको प्रश्न बनाए पेपर में कि कौन सी ग्रंथि है जो वृद्ध अवस्था के साथ साथ गायब हो जाती है, जैसे जैसे हम बूढ़े होंगे ये ग्रंथि गायब हो जाएगी, तो यही तो लिखोगे, यह है उम्र के अनुसार, यह है उम्र के अनुसार छोटी हो जाती है, यह उम्र के अनुसार छोटी हो जाती है, छोटी होती जाती है, ठीक है। तो इसका साइज छोटा होता चला जाता है जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ेगी। तो ये क्या होती है, स्मॉलर बाय एज, स्मॉलर बाय एज, ये एज के अकॉर्डिंगली क्या हो जाती है, छोटी होती चली जाती है। इसका जो साइज है वो धीरे 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 घटता चला जाता है। चलो तो मैं दिखाती हूँ कि तुम्हारे फेफड़ों के बीच में कैसे होती है थाइमस ग्लैंड, ठीक है। तुम्हारे लंग्स के बीच में जो थाइमस ग्लैंड है ऐसा लगता है जैसे कोई मोती चमक रहा हो। थाइमस ग्लैंड जो होती है ये आप लोगों के लंग्स के बीच में होती है, और आप लोगों की ऐसी ग्रंथि है जो कि आप लोगों के शरीर में आपके आरबीसी, ये जो आपकी डब्ल्यूबीसी होती है इनका क्या करती है, परिपक्वन करती है, ठीक है। अब ये एक वीडियो ना हो तो देखो भाई, ये रही आप लोगों की थाइमस ग्लैंड, ये रही, तो ये होती है प्यारे बच्चे हमारी थाइमस ग्लैंड, ठीक है। तो ये जो थाइमस ग्लैंड है ये आपके फेफड़ों के बीच में होती है, आपके जो लंग्स होते हैं उनके बीच में पाई जाती है, और उम्र के अनुसार ये बहुत छोटी होती चली जाती है, ठीक है। चलो आओ आगे बात करते हैं। अब इस ग्रंथि से कौन सा हार्मोन रिलीज होता है, ये ग्रंथि कौन सा हार्मोन निकालती है, एलएच हार्मोन का हाइट से कोई मतलब है, बिल्कुल नहीं, ठीक है। टेस्टोस्टेरोन का है, सॉरी जो ग्रोथ हार्मोन है उसका है संबंध हाइट से। अब आप लोगों की महिलाओं में जब मेंस्ट्रुएशन साइकिल शुरू हो जाती है तो उनकी हाइट भी बढ़ना बंद हो जाती है, क्योंकि जो उनका ग्रोथ हार्मोन है वो भी उस टाइम पर निकलना बंद हो जाता है,
ठीक है, इसलिए। क्लियर? चलो आओ आगे बात कहते हैं। अरे भैया सोनम, ऐसा नहीं होता बेटा कि खाने के साथ पत्थर खा लिया इसीलिए पथरी हो गई, नहीं। जिसको पथरी होती है उसको टमाटर पालक खाने से मना करते हैं, क्योंकि टमाटर के जो बीज है, पालक के जो पत्ते हैं, उनमें भी कैल्शियम ऑक्सीलेट होता है। और कैल्शियम ऑक्सीलेट तो पहले से ही पत्थर के रूप में आपके शरीर में है, तो और बड़ी बड़ी पथरियां हो जाती हैं। चावल खाने से मना कर देते हैं। ये इसीलिए होता है कि कैल्शियम का ये सोर्स होते हैं, इनमें कैल्शियम ऑक्सीलेट ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से आपको पथरी हो रखी है। पथरी पहले से ही है और बड़ी पतली हो जाती है फिर। ठीक है, क्लियर? चलो आओ आगे बात करते हैं अब हम लोग। अब बढ़ते हैं आप लोगों की अगली ग्रंथि की तरफ। उससे पहले थाइमस ग्रंथि कौन सा हार्मोन निकालती है वो पढ़ लेते हैं। तो थाइमस ग्लैंड का हार्मोन, थाइमस हार्मोन, तो थाइमस ग्रंथि निकालती है थाइमोसिन हार्मोन। ठीक है, जो इसका नाम है वैसा सा ही कुछ कुछ इसका हार्मोन है। तो थाइमस ग्रंथि कौन सा हार्मोन निकालती है? आप बताते हो थाइमोसिन हार्मोन। ठीक है, थाइमोसिन, ये निकालती है थाइमोसिन हार्मोन। ठीक है, तो थाइमोसिन हार्मोन कौन सी ग्लैंड निकालती है? थाइमोसिन, आप लोग बताओगे थाइमस ग्लैंड। मैम ये क्या काम करता है थाइमोसिन हार्मोन? इस हार्मोन का काम होता है आप लोगों की, इस हार्मोन का काम होता है जो आप लोगों की डब्ल्यूबीसी है उनका परिपक्वन करना। यानी आपकी डब्ल्यूबीसी को मैच्योर करता है, ये आपकी डब्ल्यूबीसी को परिपक्व करता है, जिससे आपकी डब्ल्यूबीसी स्ट्रोंग होकर आपको रोगों से बचाए। इसका काम होता है परिपक्वन, ऐसे लिखना, श्वेत रुधिर कोशिकाओं का परिपक्वन। इसका काम होता है श्वेत रुधिर कोशिकाओं का परिपक्वन। श्वेत रुधिर डब्ल्यूबीसी, श्वेत रुधिर कोशिकाओं का परिपक्वन। ठीक है, तो ये आप लोगों की जो डब्ल्यूबीसी है उनका परिपक्वन करता है। इसका काम होता है मैच्यूरेशन ऑफ डब्ल्यूबीसी। ये प्रश्न आपको पेपर में पूछा जाता है कि मैच्यूरेशन ऑफ डब्ल्यूबीसी कौन करता है, आपकी जो डब्ल्यूबीसी है उनका परिपक्वन कौन सा हार्मोन करता है? तो आप कहते हो थाइमोसिन करता है। ठीक है भाई, थाइमोसिन करता है। क्लियर? आ जाओ अब आगे बढ़ते हैं, है ना। लड़कियों की हाइट लगभग ऐसा मानकर चलते हैं कि 13 से 14 साल तक कंप्लीट उनकी हाइट जो है वो बढ़ चुकी होती है। आओ आगे बात करेंगे अब हम लोग। अब नेक्स्ट ग्लैंड की तरफ चलते हैं। तो अब आप लोगों की गर्दन में देखो, ब्रेन में हमने 2 ग्रंथियां पढ़ ली, पीनियल और पिट्यूटरी। गर्दन में हमने 2 पढ़ ली थी, पैराथायरॉइड और थायराइड। अब फेफड़ों के बीच में एक पढ़ ली है, थाइमस। अब थोड़ा नीचे आते हैं तो बात चलती है लीवर की। तो आइए अब हम लोग पढ़ते हैं अपने लीवर के बारे में। और लीवर एक आपकी बाह्य स्रावी ग्रंथि है, ये बात मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। लीवर के बारे में आप पाचन वाले चैप्टर में पहले ही पढ़ चुके हैं। तो लीवर से अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं आपकी पेनक्रियाज ग्लैंड की। अब बात करते हैं आप लोगों की पेनक्रियाज ग्लैंड की। तो लीवर के बारे में मैंने लिखवा दिया कि शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, सबसे बड़ी बाह्य स्रावी ग्रंथि है। लीवर पितरस निकालता है, पितरस के सारे काम आपने पढ़ लिए थे पाचक वाले चैप्टर में, तो लीवर से अब कुछ नहीं पढ़ना। अब बात करनी है आपकी अग्नाशय ग्रंथि की। आप लोगों की अग्नाशय ग्रंथि जिसको कहते हैं पेनक्रियाज। अब बात कर रहे हैं हम लोग आपकी पेनक्रियाज की। अगर मैं सारी ग्रंथियों की बात करूं तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ज़्यादा आपको पूछी जाती है। ये थोड़ी सी ज़्यादा इंपॉर्टेंट ग्लैंड है जो आपके शरीर में होती है। ठीक है, आज मैं आपको 50 पर ही छोड़ दूंगी मेरे प्यारे बच्चों, मतलब 10 मिनट और पढ़ लेते हैं इस ग्रंथि के बारे में बातें, उसके बाद आज आपकी क्लास 50 मिनट की ही मैं रखूंगी। ठीक है, मेरी आवाज़ 2 बार आ रही है? तो आप लोग एक बार एप्लीकेशन से बाहर आ जाओ, ठीक है। क्लियर? चलो, मैम लिख नहीं पाया, क्या नहीं लिख पाए बच्चा? ये नहीं लिख पाए आप, श्वेत रुधिर कोशिकाओं का परिपक्वन करता है, मैचुरेशन ऑफ डब्ल्यूबीसी, थाइमोसिन हार्मोन जो होता है ये करता है ये काम। ठीक है, हाँ जी, सभी को एडवांस में हैप्पी होली है बेटा। चलो आओ देखो, अग्नाशय के बारे में बात करेंगे तो लिखेंगे शरीर की एकमात्र मिश्रित ग्रंथि, शरीर की एकमात्र एकमात्र मिश्रित ग्रंथि है। ठीक है, तो शरीर की एकमात्र मिश्रित ग्रंथि है।
तो बताओगे ओनली मिक्स्ड ग्लैंड, ओनली मिक्स्ड ग्लैंड ऑफ बॉडी। आपके शरीर की एकमात्र मिश्रित ग्रंथि होती है जो पेनक्रियाज होती है। ठीक है, अब ये क्या काम करती है, मिश्रित ग्रंथि क्यों है, क्योंकि ये अपने हार्मोन सीधे ब्लड में भी छोड़ देती है और अपने हार्मोन छोटी छोटी ट्यूब में भी छोड़ती है। तो इसके पास दोनों चीजें हैं, ट्यूब भी है और डायरेक्टली हार्मोन अपने ब्लड में भी छोड़ रही है, इसीलिए मिश्रित ग्रंथि है। इसकी शेप कैसी होती है भाई, इसकी आकृति कैसी होती है, इस ग्रंथि की आकृति की जब हम लोग बात करेंगे, इस ग्रंथि की जो शेप होती है वो लीफ लाइक होती है। कैसी होती है, लीफ लाइक, पत्ती के समान। कैसी प्यारे बच्चे, पत्ती के समान। जैसे कोई पत्ती होती है ना, वैसी ये ग्रंथि आपको दिखाई देती है, लीफ लाइक। जैसे कोई पत्ती होगी, जैसे कोई लीफ होती है, वैसी ये आपको दिखती है। चलो मैं दिखाती हूँ आपको पेनक्रियाज, जैसे कि कोई पेड़ की पत्ती लगी हुई हो। ठीक है, तो एक लीफ लाइक ग्लैंड आपके शरीर की, जो कि एक पत्ती के समान संरचना होती है, ये आप लोगों की होती है प्यारे बच्चों पेनक्रियाटिक ग्लैंड। ये आपकी पेनक्रियाज है, देखो कैसी होती है, लीफ लाइक होती है, जैसे कि कोई लीफ हो, जैसे कि कोई पत्ती हो। ठीक है, समझ में आई आपको बातें। चलो आ जाओ आगे बात करते हैं। अब चलते हैं कि मैम यहाँ पर हमारा जो अगला पॉइंट होने वाला है वो क्या, कि ये जो आप लोगों की पेनक्रियाज ग्लैंड होती है, इसके बारे में अगर हम लोग बात करते हैं तो ये क्या करती है, ये कौन से हार्मोन निकालती है, या इस ग्रंथि की खोज किसने करी थी वो पूछी जाती है। इस ग्रंथि की जो डिस्कवरी है ना, वो भी बहुत पूछी जाती है। इस ग्रंथि को खोजा था एक साइंटिस्ट ने, जिनका नाम है लैंगरहैंस। ठीक है, लैंगरहैंस, लैंगरहैंस नाम के साइंटिस्ट ने इसे खोजा था, लैंगरहैंस। ठीक, लैंगरहैंस नाम के साइंटिस्ट ने इस ग्रंथि की खोज करी थी बच्चा, लैंगरहैंस। और लैंगरहैंस ने जब इस ग्रंथि को खोजा था ना, तो इन्होंने इस ग्रंथि के अंदर कुछ विशेष प्रकार की कोशिकाएं भी देखी थी। क्या देखी थी, विशेष प्रकार की कोशिकाएं। तो आइए अब बात करते हैं विशेष प्रकार की कोशिकाओं की। तो लैंगरहैंस ने जब इस ग्रंथि को देखा, तो इन्होंने इसके अंदर देखा लैंगरहैंस की द्वीपिकाएं, लैंगरहैंस की द्वीपिकाएं, या आइसलैट्स ऑफ लैंगरहैंस कहते हो इनको इंग्लिश में, आइसलैट्स ऑफ लैंगरहैंस, यानी लैंगरहैंस की द्वीपिकाएं। ये क्वेश्चन आता है आपको पेपर में कि लैंगरहैंस की द्वीपिकाएं कौन सी ग्रंथि में पाई जाती हैं। आप लोग बताओगे कि लैंगरहैंस की द्वीपिकाएं जो हैं ये आपकी पेनक्रियाज ग्लैंड में होती हैं। मैम क्यों, क्योंकि लैंगरहैंस नाम के साइंटिस्ट ने इनको खोजा। मैम है क्या ये लैंगरहैंस की द्वीपिकाएं, तो ये कोशिकाओं का गुच्छा है। ठीक है, लैंगरहैंस की द्वीपिकाएं होती है कोशिकाओं का समूह, ये पूरी कोशिकाओं का समूह है, ये होता है कोशिकाओं का समूह। तो लैंगरहैंस की द्वीपिकाएं क्या हैं, आप बताओगे कोशिकाओं का समूह है। ये होती है ग्रुप ऑफ सेल। यानी कि जब आप पेनक्रियाज को देखते हो, पेनक्रियाटिक ग्लैंड को देखते हो, मान लो ये तुम्हारी पेनक्रियाज ग्लैंड है ऐसे। ठीक है, अब इसके अंदर तुम्हें तरह तरह की कोशिकाएं दिखती हैं। जैसे मान लो कुछ कोशिकाएं ये हैं, है ना, मान लो कुछ कोशिकाएं ये हैं, मान लो कुछ कोशिकाएं ये हैं। तो इस लैंगरहैंस के अंदर तुम्हें अलग अलग तरीके की कुछ कोशिकाएं दिखती हैं, है ना। जैसे एक कोशिकाओं का गुच्छा ये हुआ, एक का ये हुआ, एक का ये हुआ, एक का ये हुआ। ऐसे इसने लैंगरहैंस ने जब माइक्रोस्कोप में देखा था पेनक्रियाज ग्लैंड को, तो तरह तरह की कोशिकाओं के गुच्छे मिले। इन गुच्छों को ही कहा जाता है लैंगरहैंस की द्वीपिकाएं, इन गुच्छों को ही कहते हैं आइसलैट्स ऑफ लैंगरहैंस। मैम ये कौन कौन सी कोशिकाएं हैं, इनका कुछ नाम भी होगा। तो हाँ जी बिल्कुल, ये 4 प्रकार की कोशिकाएं होती हैं, 4 टाइप्स की सेल होती हैं जो पाई जाती हैं प्यारे बच्चे। कहाँ, आप लोग बताओगे, ये 4 प्रकार की कोशिकाएं हैं जो पाई जाती हैं लैंगरहैंस की द्वीपिकाओं में। कौन कौन सी होती हैं, एक होती है अल्फा सेल,
एक होती है प्यारे बच्चों अल्फा कोशिका, अल्फा कोशिका, ठीक है, एक होती है अल्फा कोशिका। दूसरी दूसरी होती है बीटा सेल, दूसरी होती है बीटा कोशिका। कौन सी होती है बच्चा? बीटा कोशिका। तीसरी कौन सी होती है? तीसरी होती है गामा सेल, गामा कोशिका, गामा कोशिका, ठीक है। और मैम तीसरी फोर्थ होती है एफ सेल, एफ सेल, एफ कोशिका, ठीक है। तो ये 4 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं लैंगरहैंस के अंदर, और इन चारों को कहा जाता है लैंगरहैंस की दीपिकाएं। इन चारों की खोज किसने करी थी? लैंगरहैंस नाम के साइंटिस्ट ने करी थी, है ना। इनके नाम क्या रख दिए गए? जैसे ये अल्फा है, ये बीटा है, ये गामा है, ये एफ है, ऐसे इनके नाम रख दिए, अल्फा बीटा गामा, है ना। समझ में आई? हाँ बेटा, हमारे खान पान के आधार पर हमें हो रही है। तो ये हमारी जो ग्रंथि है कैल्सिटोनिन हार्मोन का सीक्रेशन कम कर रही है। थायराइड के केसेस बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। ये इसी कारण हो रहा है कि हम उटपटांग चीज़ें खाते हैं, सारी चीज़ें हम मिलावटी खा रहे हैं, तो इस तरीके से ये सारी चीज़ें होती हैं। कैंसर मैं आपको पढ़ाऊंगी, ठीक है। कैंसर जब मैं आपको बीमारियां वाला चैप्टर पढ़ाऊंगी तो वहां पे कराऊंगी। एड्रेनल ग्लैंड पढ़ाएंगे, एड्रेनल ग्लैंड आपकी इसके नीचे आएगी, पैनक्रियाज यहाँ है और एड्रेनल थोड़ा और नीचे होती है किडनी के ऊपर। तो इसके बाद हम लोग अगली क्लास में एड्रेनल ग्लैंड को ही आप लोगों का पढ़ाने वाले हैं, ठीक है। समझ में आई बातें? बताओ। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। अभी छुट्टियां शायद कल से होंगी आप लोगों की, या हो सकता है शायद परसों से हो, ठीक है। तो अभी छुट्टियों का कोई डिक्लेरेशन नहीं है ना। मैम कैल्शियम को देख सकते हैं, क्या दिखता है क्या? बेटा वो आइसोलेट करा जाता है, ऐसे तुम्हें नॉर्मली नहीं दिखेगा, कोई हड्डी है उसमें तुम्हें दिख जाए, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। यूपी पुलिस में बिल्कुल काम करेगा, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो आज मैं इतना ही रखने वाली हूँ, इससे आगे की चीज़ें हम कल की क्लास में पढ़ेंगे। तो कल मैं आप लोगों को अल्फा बीटा गामा और एफ सेल के बारे में बताऊंगी। अल्फा बीटा गामा और एफ सेल जो होती हैं ये, और कल ये चैप्टर आपका खत्म हो जाएगा। कल हम इस चैप्टर में आगे की जो चीज़ें हैं उनको करेंगे, आगे की ग्रंथियां हैं उनको करेंगे। अब आप लोगों की अधिवृक्क ग्रंथि बची हुई है, वो थोड़ा ये बचा हुआ है, इसके बारे में पढ़ेंगे। अधिवृक्क, एड्रेनल बची हुई है, टेस्टिस बचे हुए हैं, ओवरी बची हुई है। तो कुल मिलाकर अब इनके बारे में पढ़ना है। तो 3 आपकी ग्रंथियां हो रहे हैं, कल ये चैप्टर आपका खत्म, उसके बाद नया चैप्टर जो होगा वो शुरू हो जाएगा। इसकी लोकेशन क्या होती है? ये होती है आप लोगों की उदर गुहा में। अगर इसकी लोकेशन आप लोग लिखना चाहते हो तो मैं यहाँ इसकी लोकेशन लिख रही हूँ। इस ग्रंथि की जो लोकेशन होती है, ये ग्रंथि जो आपके शरीर में होती है वो होती है उदर गुहा में। उदर गुहा होता है आपका पेट, पेट के नीचे होती है। ये कहाँ होती है बच्चा? उदर गुहा में, ठीक है। उदर गुहा ये होती है उदर गुहा में, एब्डोमिनल, एब्डोमिनल कैविटी में होती है। एब्डोमिनल कैविटी, पेट के नीचे वाला जो एरिया होता है उसको कहते हैं उदर गुहा, एब्डोमिनल कैविटी, ठीक है। क्लियर भाई? सभी बच्चों को समझ में आ रही हैं चीजें? मैम इसको मिश्रित ग्रंथि क्यों कहते हैं? मिश्रित ग्रंथि इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि मान लो ये आपकी पेनक्रियाज ग्लैंड है, क्योंकि जब ये अपने हार्मोन निकालती है, एक तो ये हार्मोन निकालती है, दोनों काम करती है, ये हार्मोन भी निकालती है और पाचक रस भी निकालती है, ठीक है। तो जब ये डाइजेस्टिव जूस निकालती है बेटा, जब ये डाइजेस्टिव जूस निकालती है तो इनको छोटी छोटी ट्यूब के जरिए निकालती है। इसके पास नलिका होती है, तो नलिका यानी डक्ट होती है, और जिन ग्रंथियों में डक्ट होती है उनको कहते हैं बाह्य स्रावी ग्रंथि। और जब ये हार्मोन निकालती है, जब ये हार्मोन निकालती है तो हार्मोन को डायरेक्टली ब्लड में छोड़ देती है, हार्मोन को सीधे ब्लड में छोड़ देगी। और जो सीधे अपने हार्मोन ब्लड में छोड़ती हैं वो होती हैं अंतःस्रावी ग्रंथियां। तो ये दोनों की तरह काम करती है, अंतःस्रावी और बाह्य स्रावी दोनों की तरह काम करती हैं, इसीलिए इसको कह देते हैं हम मिश्रित ग्रंथि, इसीलिए इसको कहते हैं हम लोग मिक्स्ड ग्लैंड, ठीक है। समझ में आई बात? ठीक, मार्च तक हम लोग सोच रहे हैं, मार्च या अप्रैल के फर्स्ट वीक में आपका सिलेबस बायोलॉजी का कंप्लीट हो जाए, ठीक है बेटा। तो धन्यवाद, नमस्कार। यूपी पुलिस, ये दिल्ली पुलिस वाले बच्चों की मैं बात कर रही हूँ। तो धन्यवाद, नमस्कार, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।